स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JNK हिमाचल। और जो अहम खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त है वो खबर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई इस संगठन के जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि PAFF सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है और हमलों को अंजाम देने में आगे रहा है और इसके लिए कई युवाओं की भर्ती भी करता रहा है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय इससे पहले गुरुवार को TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस एतबार से यह खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पहले TRF पर बैन लगा और अब PAFF पर बैन लगा है। और इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि जम्मू कश्मीर की तरफ तिरछी नजर रखने वालों को, जम्मू कश्मीर में अपने नापाक अज़ाइम को कामयाब करने वालों को, यानी जो ऐसा सोचते हैं, उन्हें एक करारा झटका लगा है। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है वो काफी सख्त है इस मामले को लेकर कि जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में, चाहे वो जो भी कोई संगठन हो और चाहे वो उसका नाता किसी भी संगठन से हो, क्योंकि जैसा आपने पहले आपको बताया कि इससे पहले PAFA पर पाबंदी लग चुकी है, अब यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पर पाबंदी लगी है। और इसका जो जुड़ाव है वो बताया जाता है कि ये जैश ए मोहम्मद से है या उसी का एफिलिएटेड संगठन है। और उधर द रेजिस्टेंस फ्रंट पर पहले पाबंदी लगी थी, वो TRF है। तो इसका मतलब सीधे तौर पर क्या समझा जा सकता है और इससे कितना फर्क आने वाले वक्त में पड़ेगा, ऐसे कई सवालों के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उन दोनों का से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं कर्नल TP त्यागी जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और दूसरे हमारे साथ जो मेहमान है वो है ब्रिगेडियर राजन जम्वाल, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मतलब स्पीड है, यानी जैसे हमने अभी देखा कि TRF, उसके बाद PAFF, इसका मतलब क्या समझा जाए? जितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है और जितना ज्यादा इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या अब ये एक अच्छा संकेत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और बुरा संकेत है उन लोगों के लिए जो वहां अमन और शांति में दखल देना चाहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये अच्छा संकेत है, बिकॉज ये जो सारी TRF या PAFF जितनी भी ये ऐसी रोज नहीं निकाल लेते हैं, कोई LET अपनी निकाल देता है, कोई जैश ए मोहम्मद निकाल देता है, ये बेसिकली फ्रंट्स हैं। आका पार बैठे हुए हैं, ये खाली फ्रंट हैं ये दिखाने के लिए शायद कि मिलिटेंसी लोकल है। पाकिस्तान सबको पता है कि दुनिया भर से प्रेशर में है, खुद टूटने की कगार में है, तो इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये लोकल लोग कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। दुनिया भी समझती है, ये भी समझते हैं। तो उस लिहाज से, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने ये फ्रंट बनाए हैं एंड जो कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोकल मिलिटेंट्स की किलिंग हुई है। अभी PAF जो जिसका आप नाम ले रहे थे, अभी बैन हुआ है। इसका रजौरी वाले हमले में भी नाम था, और 3-4 उन्होंने क्लेम किए हुए मोटे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो उनकी मुठभेड़ हुई थी, क्लेम किया था। तो ऑब्वियसली इनको बैन करना इज ए पॉजिटिव साइन, बिकॉज ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह को स्ट्रेथन करता है। एक ऑफिशियल बैन का मतलब कि वो जो उनके बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, की प्रॉपर्टीज है, वो सारी सीज की जा सकती हैं ऑफिशियली। अदरवाइज उनको एज ए इंडिविजुअल आपको मतलब टेक ऑन करना पड़ता है। मोमेंट ऑफिशियल बैन है तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई एसोसिएटेड है, आप उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हो, उनके फंड्स देख सकते हो, सारा कुछ। तो दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी मतलब पॉजिटिव स्टेप है। पर अंत में मैं सारा ये कहना चाहता हूं, ये अच्छा है, पर जी कभी ना कभी आग क्योंकि पार से लग रही है, हाँ, तो आपको बुझाने के लिए खुद पार जाना पड़ेगा। अपने घर में आप कितना भी पानी फेंक लो, कोई भी फायर जो
फ्रेंड्स हैं उनको इस्तेमाल कर लो। एंड में जो सोर्स है आपको उस सोर्स तक जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब सोर्स खुद ही जल रहा है जी, तो हमें अपनी तरफ जो आग आ रही है उसको बुझाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी जी। तो ये आपने बहुत जो है मुझे लगता है कि एक बड़ी बात कह दी है इशारों में, और इस इशारे का मतलब किस तरह से लिया जाए और इस इशारे को किस तरह समझ रहे हैं हमारे कर्नल टीपी त्यागी साहब। मैं उनके पास आना चाहता हूं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, पहले टीआरएफ और अब पीएएफएफ इसको लेकर है कि एक के बाद एक संगठनों को बैन किया जा रहा है। इसके फायदे किस तरह से हो सकते हैं वहां आतंकवाद को कम करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए, ये तो अभी मोटे तौर पर ब्रिगेडियर राजन जवाल ने बता दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप इसे कैसे देखते हैं, और अगर ये इतना अच्छा कदम है तो क्या ये समय सही है या इसके पहले भी ऐसा किया जा सकता था, कुछ और पहले? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये अच्छा एक्शन है मगर ये बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। क्या ये सच नहीं है कि 2021 में एक बीजेपी के लीडर पंडिता की इन्होंने हत्या की और रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, कहा कि हाँ इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। रजौरी में 4 सोल्जर्स की हत्या की और रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। पुंछ के अंदर 9 सोल्जर्स की हत्या की और रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये तो 2021 में हुआ। 2022 में डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हेमंत लोहिया की हत्या की और जिम्मेदारी ली। अब हमारी सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम सहनशीलता हम इंतजार करते हैं, माफ करते रहते हैं। अगर पृथ्वीराज ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास डिफरेंट होता। हमारी कमी ये है कि हम करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता ये सब व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चरित्र में अगर एक बार भी कोई देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करता है तो माफी का कोई कॉलम होना ही नहीं चाहिए। इनको तुरंत के तुरंत जब पहली दफा इन्होंने जिम्मेदारी ली थी उसी समय इन्हें बैन किया जाना चाहिए था। अब एक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। पहले जिहाद था, पहले जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे मोहम्मद ने अब ये पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट बनाया, लश्कर तैयबा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया, यानी कि ये जो फ्रंट है अब ये जिहाद की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि हम तो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो दे आर बीइंग कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस फ्रंट। यानी कि सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर अब ये फ्रंट रहे हैं। और पाकिस्तान ये कहता है कि साहब अब मेरा इनमें कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये तो इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं। लेकिन इंडिया को तो यह बात समझनी चाहिए, अब इंडिया में भी अगर हमने इनको बैन कर दिया तो क्या हम ये समझ ले कि जो करना चाहिए था वो हो गया? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हुरों के नाम पे इनके इस्लाम के अंदर ये लोगों को एक मरता है तो 4 पैदा होते हैं। हमको इसके बारे में 2 एक्शंस लेने हैं। पहला एक्शन तो ये है कि अगर पीपल्स फासिस्ट फ्रंट सोशल मीडिया के थ्रू यूथ को रेडिकलाइज करता है, रिक्रूट करता है, ट्रेनिंग देता है एक्सप्लोसिव की, तो फिर हम क्यों नहीं सोशल मीडिया के ऊपर एक एंटी रेडिकलाइजेशन मुहिम चला सकते हैं? भाई हिंदुस्तान के अंदर जो आईटी है उसका पूरी दुनिया में डंका है, हम एक सोशल मीडिया के ऊपर चलाएं। जैसे ये एनोनिमस एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, इसका इफेक्ट 1-2-4 यूथ पर नहीं बल्कि मास के ऊपर पड़ेगा। तो पहला एक्शन तो ये है कि वी शुड स्टार्ट एंटी रेडिकलाइजेशन मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ 60,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल रिटायर होते हैं।
उन जवानों को जिनके पास कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम भी नहीं होता, अगर उन्हें कश्मीर की सरहद के ऊपर थोड़ी बहुत कृषि की जमीन देकर बसा दिया जाए तो मजाल है कि किसी किस्म की कोई आतंकी एक्टिविटी, घुसपैठ या ड्रग स्मगलिंग हो जाए। ये काम किया भी गया था पहले। अब अगर यहाँ किया जाए, जो पहले अंडमान एंड निकोबार में किया गया था, अगर यहाँ किया तो इसके रिजल्ट बिल्कुल सामने आएंगे। तो अभी प्रोएक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक्शन कर देते हैं, तब हम रिएक्शन करते हैं कि साहब हमने उसको बंद कर दिया। मैं इस पे भी थोड़ा सा बात करूंगा ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब से। जम्वाल साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि अब तक न जाने कितने वर्षों से कई सरकारें चली गई, यहां तक कि अभी जो मौजूदा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में यह कहा गया कि अब जो है बिल्कुल नसें ढीली कर दी जाएंगी और बहुत सख्ती के साथ जो है निपटा जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 19 के बाद हम फिर अब 23 में पहुंच चुके हैं और उसके बाद फिर अब चुनाव का हो सकता है कि वहां पर माहौल तो दिख ही रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये सस्टेन क्यों करता जा रहा है, ये समस्या लगातार सस्टेन क्यों करती जा रही है, चाहे सरकार किसी की हो, चाहे वो राज्य रहा हो, चाहे अब यूटी बन गया हो, समस्या सस्टेन क्यों करता चला जा रहा है? और क्या अब आपको लगता है कि जो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये सफिशिएंट है, या ये भी जैसे कभी टीपी त्यागी साहब ने कहा कि ये डिले करके लिए गए? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बताएं। अरे ओके, पहले जो त्यागी साहब ने बोला ये डिले करके लिए गए, मेरे को नहीं लगता कोई डिले है, और ना ये मतलब आप की भी हमारी हम भी अभी भी सहनशीलता के मोड में है। कोई सहनशीलता के मोड में नहीं है। देखिए ये टीआरएफ, ये एफएपीपी, इन जैसे रोज नए बनते हैं, और अगर मतलब आप लगातार उसी वक्त बयान कर, और इसमें इतना ज्यादा कई बार क्या होता है, आपने नाम भी नहीं सुना होता है, कोई आके क्लेम कर देता है कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है। नाउ इट टेक्स टाइम टू कंफर्म इसने किया भी है या ये स्टैंड अलोन अकेला घूम रहा है। और बैन करने का मतलब ये नहीं है कि बैन करने से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। यू सी, अगर उसका मिलिटेंट जो उन्होंने वो पुंछ में ये राजौरी के फॉरेस्ट में 2021 में हुआ, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस ने तब वहां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी? तो ऐसा नहीं होता कि भी जब बैन होने के बाद ही हम हथियार लेके निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जब वो कोई कार्रवाई होगी उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। बैन का मतलब एक जब इट इज कंफर्म्ड कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, क्योंकि शुरू में नहीं पता लगता कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है या स्टैंड अलोन स्टैंड वॉल्फ ऑपरेशन है या क्या है, बिकॉज कश्मीर में बड़े स्टैंड वॉल्फ ऑपरेशन भी हो रहे हैं। जो नया हाइब्रिड वॉरफेयर है ये पूरा स्टैंड अपना अलोन ऑपरेशंस के तो बेस्ड है। तो इस सबको ध्यान में रखना पड़ता है, और कोई सहानुभूति के या डिलेड एक्शन इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। ये नया भारत है, इस सरकार के अंदर मैं गारंटी से आपको बता देता हूं, जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है। आपने बालाकोट में देख लिया, आपने उरी में देख लिया, ये टोटल जीरो टॉलरेंट पॉलिसी में यकीन करते हैं। और किसी भी किस्म का एक सेकंड के लिए, एक दिन के लिए, एक सेकंड के लिए भी कोई एंटी टेररिस्ट, एंटी नेशनल एक्ट टॉलरेट नहीं किया जाता। पूरी सख्त है सरकार इसके खिलाफ। हाँ, कुछ त्यागी जी ने, कर्नल त्यागी ने एक दो सजेशन दी थी, एक्स सर्विसमैन वो है, उसके अदर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी एंड दे आर ऑल बीइंग एनालाइज्ड। अभी इस वक्त सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है कि वो सारे ये प्रपोजल कई सालों से चल रहे हैं एंड इनको एनालाइज किया जा रहा है, बिकॉज इसके अदर इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो सारा होता है। देखिए, आपने अपने पहले स्टेटमेंट में, पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए आपने कहा था कि कुछ बड़ा एक्शन भी लिया जाना चाहिए, और आप इशारा साफ था उसका। एक तो ये बात है, इसका मतलब है कि आप ये महसूस कर रहे थे कि बड़े एक्शन की थोड़ी कमी है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि ऐसे, एक मिनट, आपने कहा कि ऐसे संगठन के नाम जिनको कभी हमने सुना भी नहीं होता, ये हर रोज बन जाते हैं। तो क्या यह समझा जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो अभी टीआरएफ बना या पीएफएफ बना, अब उस पर बैन लगा कि आने वाले हफ्तों या दिनों में फिर कोई दूसरा नहीं बनेगा? कोई गारंटी नहीं है, यही मेरा पॉइंट है कि कोई गारंटी नहीं है। इंटेलिजेंस जैसी नजर रख रही है, और जैसे ही होगा वो हो जाएगा, ये वही है तो उसको भी बैन करेंगे, ये कार्रवाई चलती रहेगी। पर अंत में हमको जहां आग का सोर्स है पार जाना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में आपको हिंट दिया था, आज नहीं तो कल वो हमको जाना पड़ेगा, वो ही इसका अंतिम सोल्यूशन है। अब
कब होता है वो उसका वक्त बिल्कुल। लेकिन एक और है, अभी जो साल 2022 के एंड में जब डीजीपी दिलबाग सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था कि अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में जो लोकल रिक्रूट्स हैं, लोकल रिक्रूटमेंट हैं इन एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए, उनकी संख्या सबसे कम है पिछले 3-4 सालों में। यह तो एक शुभ संकेत है। दूसरी बात यह उन्होंने बताई थी कि 186 के आसपास जो है वो टेररिस्ट मारे गए हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, जिनमें से 50 या उससे थोड़ा कम या ज्यादा वो फॉरेनर्स भी थे। मेरा यह सवाल है यहां पर कि जब ग्राउंड पर उन्हें ज्यादा पनपने का मौका भी नहीं मिल रहा है, तब भी ये कैसे पनप जाते हैं? जो आप बात कर रहे हैं वो आप बोल रहे हैं बिल्कुल जीरो की। कमी आना और जीरो हो जाने में अंतर है जी। तो ये जो ट्रेंड दिखा रहे हैं ये कमी आ रही है। आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब कम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जीरो हो गए हैं, कम हुए हैं। और ये कम होते होते ही जीरो होंगे, कम होते होते ही जीरो होंगे। जिस दिन जीरो होंगे उस दिन पनपना भी बंद हो जाएंगे। मतलब ये एक इंडिकेटर है कि इतने थे पहले, इतने हर साल नए बनते थे, अब सिर्फ इतने बन रहे हैं। और इसमें एक इंडिकेटर सबसे बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं शेल्फ लाइफ ऑफ ए टेररिस्ट, यानी कि जिस दिन से टेररिस्ट बनना शुरू करता है और जिस दिन उसकी मौत हो जाती है, मार दिया जाता है, उसके बीच में एवरेज टाइम कितना था। जब पंजाब की इंसर्जेंसी सॉल्व हुई है, हम में से कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे सॉल्व करने में करके, एंड हमें पता है कि उस वक्त एक शेल्फ लाइफ इनकी 3 महीने आ गई थी। यानी कि टेररिस्ट आज उसने डिसाइड किया मैं टेररिस्ट बनूंगा और उसकी मौत, एवरेज टाइम 3 महीना। ये जम्मू कश्मीर में इसके काफी नजदीक आ रही है। और जैसे ही ये 3 महीने का एक स्टैंडर्ड होता है, उससे जैसे ही डाउन हुई आप एकदम देखोगे कि टेररिज्म नियर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर कोई माँ बाप नहीं चाहता कि आज बना 3 महीने के अंदर देखनी है। कर्नल त्यागी साहब, कर्नल त्यागी मैं आपके पास आना चाहता हूं। उसमें एक तो ये मैंने जो सवाल रखा है कि 2022 के आखिर में जो आंकड़े और अभी ये TRF और उसके बाद PF को बैन करना, लेकिन अब भी एक मतलब ऐसी आशंका बनी रहती है कि ऐसे नाम तो कभी भी आ जाते हैं। तो आखिर सवाल यह है कि पूरा कर्ब कैसे लग सकता है? 2 चीजें हैं। एक तो लगातार अभी हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि बाहर से समर्थन मिलता है, बाहर से इसको मतलब कि एक तरह से पूरा बढ़ावा दिया जाता है, शय दी जाती है, करवाया जाता है। आपने भी ये बात कही है, लेकिन अंदर पनपने से रुकने के लिए, और दूसरी बात यह भी कि लोग अगर कम हुए हैं 2022 में, तो और कम कैसे हो जाए, उन्हें और क्या करवाया जाए, किधर उन्हें इन्वॉल्व करवाया जाए? क्या एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या नहीं है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब एक सीनियर ऑफिसर है। अब मुझे ये तो नहीं अच्छा लगता कि मैं इनकी बात को काटूं। नहीं, आप काटो नहीं, आप उसमें ऐड ऑन करें कि और क्या। मैं ऐड ऑन करता हूं सर, सुनिए। पहली बात ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये जिम्मेदारी लेता है कि हाँ मैंने बीजेपी लीडर पंडिता का खून किया, वो जिम्मेदारी लेता है कि मैंने रजौरी में 4 सोल्जर मारे, वो जिम्मेदारी है कि मैंने पुंछ में 9 सोल्जर मारे, वो जिम्मेदारी लेता है कि मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन की हत्या की। अब आप वो जिम्मेदारी ले रहा है और आप उसके बाद भी आप अब कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं। अरे जो कोई शासन चलता है वो इकबाल से चलता है, रिएक्शन से नहीं चलता। ये जो रिएक्शन वर्ड है ये हट जाना चाहिए हमारी पॉलिसी में से। हमें प्रोएक्टिव एक्शन अब लेना चाहिए, वरना तो सोशल मीडिया पे एनोनिमस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये रेडिकल मटेरियल भेजते रहेंगे और पहले से ज्यादा रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। The moment you come to know that something has happened, immediately action should be taken. Ban it. और not only this, उन्होंने कहा, किसने, डीजीपी ने, कि हमने 186 आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। 186 न्यूट्रलाइज करने से अगर सिचुएशन ठीक होनी होती तो अब तक हो गई होती। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन 186 में से बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको इन्होंने अरेस्ट किया। अगर हम एक आतंकी को अरेस्ट करते हैं तो उससे 40 लोगों के घर तक का पता लगाया जा सकता है कि आतंकी कौन था, आतंकी का स्लीपिंग सेल कौन था, स्लीपिंग सेल को वकालत करने वाला पॉलिटिकल लीडर कौन था, पॉलिटिकल लीडर का आका कौन था।
यानी कि आप पहुंच सकते हैं, तो वो एक्शन, वो ईस्टर्न एक्शन, अगर पहले एक इंसिडेंट के ऊपर भी ईस्टर्न तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीजें अब तक नहीं हुई हैं? नहीं हुई है। अगर नहीं हुई हो तो मैं पूछता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से मान ले या ब्रिगेडियर साहब के कहने से मान ले, मैं आपसे पूछता हूं कि कारगिल का युद्ध हुआ, 523 जवानों ने शहादत दी और इतना भयंकर युद्ध था, मगर वो जीत लिया। कारगिल के बाद में आज तक मुझे बताइए कोई युद्ध हुआ है क्या? लेकिन 20,000 सिपाही हमारे मारे जा चुके हैं और हम कहते हैं जीरो टॉलरेंस। व्हाट इज दिस जीरो टॉलरेंस? जिस जीरो टॉलरेंस को, जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं कि नहीं साहब ये बिल्कुल ठीक टाइम पे हुआ, मैं कह रहा हूं चलो जो हो गया तो हो गया, कम से कम नाउ ऑनवर्ड द मोमेंट यू कम टू नो, बिकॉज उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदल दी है। अब वो जिहाद की बजाय रेजिस्टेंस फ्रंट, ताकि देखने में ये चीजें सेकुलर दिखाई दे, सेकुलर धर्म निरपेक्षता की दिखाई दे, इसलिए उन्होंने ऑक्यूपेशनल फोर्सेस यानी कि इंडिया के खिलाफ एक सेकुलर फ्रंट बनाया कि को रजिस्ट कर रहे हैं और मार रहे हैं। भाई जैसे ही मार रहे हैं इमीडिएटली, बिकॉज सहनशीलता शुड बी जीरो, सहनशीलता शुड बी जीरो। और यहाँ कमी ही ये नहीं है कि जब चीजें पक जाती हैं तब हम एक्शन लेते हैं। पहले के मुकाबले 1000 गुना बेटर एक्शन हुआ है, लेकिन कंप्लीट एक्शन अभी तक नहीं हुआ। कंप्लीट एक्शन तब होगा जब देश की सुरक्षा वाले मामले में ईमानदारी से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। ब्रिगेडियर राजन साहब, जो अभी कर्नल त्यागी ने कहा है वो उस पे सामने रखते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सिर्फ अपने आप में ही एक समस्या है जम्मू कश्मीर में, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके साथ इसका कोरिलेशन है? अगर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ती है तो क्या ऐसे युवा जिनको रोजगार चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, जिनको कुछ चाहिए, मतलब उनको कुछ चाहिए, तो क्या वो लोग जो है उसका शिकार बन जाते हैं? तो क्या ये इशू जो है कोरिलेटेड है दूसरे इशू से? दूसरे कौन कौन से ऐसे इशू आपको लगता है कि वो वाकई वो कोरिलेटेड है, उस पर भी ध्यान देना होगा, तब इसे हम कर्व कर सकते हैं, जो गन पावर के साथ है उसके अलावा? देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी या इस टाइप के इशू हैं, ये पेक्युलर नहीं है कश्मीर में। खुद देखिए कितने लोग बिहार से, यूपी से यहाँ काम करने आते हैं, जम्मू में काम करने आते हैं, कश्मीर में काम करने आते हैं, तो बेरोजगारी शायद उधर ज्यादा है, तो ये सारे लोग हथियार क्यों नहीं उठाते हैं? तो मूल प्रॉब्लम हम गलत जा रहे हैं हम कि बेरोजगारी या इन चीजों से जोड़ के है। मूल कारण इंडोक्ट्रिनेशन, मूल कारण बाहर से जो सपोर्ट आ रही है वो है, उसको खत्म करना है। कर्नल त्यागी ने अच्छा सुझाव दिया था कि मतलब देयर शुड बी डी-रेडिकलाइजेशन ड्राइव्स। कुछ ड्राइव्स चल रही हैं ऑलरेडी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि खाली पाकिस्तान पास ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हमारे पास भी हैं। ओनली थिंग इज कि भी हर चीज खुलेआम, मतलब कि हम ये कर रहे हैं, ये नहीं बताया जा सकता। अब ठीक है, वो बताया नहीं जा सकता, वो सारी चीजें वो नहीं बताई जा सकती, लेकिन अल्टीमेटली तो जो रिजल्ट है वो उससे तो पता चलना चाहिए ना। अगर आप 2022 में भी 100 के करीब एनकाउंटर हो जाते, इसका मतलब है कि आप एनकाउंटर किसका कर रहे हैं? कोई है तब तो उसे आप एनकाउंटर उसका हो रहा है। किसी ने नहीं बोला जीरो का मिलिटेंसी हो गई है। दिलबाग जी ने भी यही बोला कि मिलिटेंसी कम हुई है। देखिए, जीरो से पहले स्टेप आते हैं कि एक एक करके ही, आहिस्ता आहिस्ता करके ही कम होगी, और जो स्पीड है आहिस्ता होने की, ये स्पीड काफी बढ़ चुकी है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई नहीं बोल रहा कि जीरो मिलिटेंसी है कश्मीर में। जीरो होती तो हम शायद बैठ के डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते हैं। मिलिटेंसी है, पर पहले से काफी कम हो गई है। जैसे पहले एकदम हड़तालें होती थी, पथराव होते थे, वो एकदम जीरो हो गए, अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अभी ये रेजिडेंट लेकिन कर्नल त्यागी कह रहे हैं कि जो उन्होंने भी अपने हथकंडे बदल दिए हैं, अब ड्रोन आ गया है, अब जो है स्टिकी बॉम्ब आ गए हैं, मतलब कई तरह की चीजें हैं, अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, हमने भी हथकंडे बदली कर दिए हैं। अभी जैसे कानून की बात हो रही थी, अभी कुछ दिन पहले अपना पार्लियामेंट में ही कानून पास हुआ है, जिसकी एनसी और पीडीपी ने काफी आलोचना भी करी थी, जिसमें जो सपोर्ट करता है टेररिस्ट, वो
OGW नहीं गिना जाएगा, उसको भी प्रॉपर टेररिस्ट गिना जाएगा, उसकी भी घर की कुर्की हो जाएगी, उसके भी बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे। ही विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर टेररिस्ट। नाउ हमने भी कानून बदली कर दिए क्योंकि ये हाइब्रिड टेररिस्ट भी आ गए, तो हमने कहा हम हाइब्रिड टेररिस्ट को भी हम टेररिस्ट काउंट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे चुप बैठे हैं, भी उसी हिसाब से हो रहे हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं। अगर एंटी ड्रोन से आ रहे हैं तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, बिकॉज ये लड़ाई चलती रहेगी टेक्नोलॉजी के बीच में और मतलब मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। एंड ऑफ द डे ये चीजें स्ट्रेटेजिक लेवल पे हल होती हैं। ये जो हम टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सिर्फ तो क्या स्ट्रेटेजिक लेवल पे हल करने के लिए क्या फिर किसी थर्ड की जरूरत पड़ेगी, किसी सेकंड की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जब स्ट्रेटेजिक लेवल पे हल करना है तो स्ट्रेटेजिक लेवल में कुछ डिसीजन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कि कुछ साल पहले तक हमारा एक था, सारे लोग इंटेलेक्चुअल या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ये बात करते थे, अ स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। आज अब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में बात कीजिए, सबके दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर है, अनस्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। जिस दिन हमने ये डिसाइड किया, रिजल्ट आपके सामने है। आज पाकिस्तान कहां है? स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म वही है ना। चलिए, तो बहुत अब समय कम रह गया है और मैं जो है आप दोनों खास मेहमानों का बहुत फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना समय दिया है। दरअसल इस बातचीत का सिर्फ एक ही ध्येय था, क्या कुछ ऐसा किया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं वो अमन और शांति के साथ रह सकें, वो एक सुंदर दिन, हफ्ते, महीने, साल बिताएं, अपना भविष्य सुंदर बनाएं। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो TRF के बाद PAFA पर बैन लगाया है, ये एक अगला कदम है जिसे अच्छा माना जा रहा है। लेकिन अमन और शांति की बहाली के लिए और कुछ क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये सवाल लगातार बना ही रहेगा। बहुत शुक्रिया।